नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन सीट बंटवारे के बाद वहां जो एक तरह से कहा जाए जूतम पैजार मची हुई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इन्हीं सीटों के साथ एनडीए का ये पूरा जो कुनबा है वो चुनाव में जाएगा कैसे। यहां जनता दल यूनाइटेड में बगावत की खबरें आ रही हैं। जीतन राम मांझी उससे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक भावनात्मक ट्वीट कल से किए जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता उनको उलाहना दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ही। और इधर उत्तर प्रदेश से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अब खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि वो 153 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके साथ धोखा हुआ है। तो कुल मिलाकर एनडीए ने सीट बंटवारे के बाद अपनी मुसीबत और बढ़ा ली है, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। इतनी देरी इसीलिए हो रही थी, ये बातें समझी जा रही थी, अब वो सब कुछ खुले तौर पर सामने आ चुकी हैं। और इधर जो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, इनको किस तरीके से इनके खिलाफ अब एक बार फिर जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, वो भी दिखाई पड़ रहा है। ये तीनों नेता इस समय दिल्ली में हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं। और आईआरसीटीसी के जो कथित भ्रष्टाचार का मामला है उसमें आरोप तय हो गया है, यानी उसमें ट्रायल कोर्ट में इन पर मुकदमा चलेगा तीनों के खिलाफ, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो यहां पर ये मुकदमों में बिजी है और उधर एनडीए में घमासान है। और आज माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना था कि एनडीए के बंटवारे के बाद वो तुरंत अपने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर देंगे। बंटवारे का फैसला तो पहले ही हो चुका है, लेकिन बात करते हैं एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट देखेंगे, और इस तरह के ट्वीट वो कल से ही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के जो जवाब आ रहे हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये तो कल का ट्वीट है, आज कल रात का ट्वीट है। आज अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने एक बहुत ही शायराना अंदाज में ट्वीट किया है अमलेंदु जी, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। एक ताजा तरीन थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब बहुत सारे संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये प्रभावित है। बारिश तो खैर निकल चुकी है, लेकिन बादल फिर साजिश कर रहे हैं। कौन से ये बादल है, ये उपेंद्र कुशवाहा बता सकते हैं या फिर बीजेपी बता सकती है, जेडीयू बता सकती है, लेकिन साजिश हो रही है उनके खिलाफ, ये सीधे तौर पर वो कह रहे हैं। कल का भी उनका ट्वीट है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये साजिशें कर कौन रहा है अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साजिशें कर कौन रहा है इसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तो पहले भी खुलकर कह चुके हैं कि धोखा है, छल है, फरेब है। हाँ। सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कह दी थी जब सीट नहीं बची थी। अब सीट बचने के बाद जो है वो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, उससे साफ तौर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर जबरदस्त तरीके से उठापटक मची हुई है। इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार के बराबर जो है, मतलब जेडीयू के बराबर बीजेपी लड़ रही है, 101 सीटें बाकी गई हैं, तो इससे भी जो है संकेत ये दिया गया है कि कोई छोटा और बड़ा भाई नहीं है बीजेपी और जेडीयू में। हालांकि मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उनका कहना है कि बीजेपी 142 पे लड़ रही है, यानी उन्होंने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और इनको कुशवाहा को बीजेपी के खाते में जोड़ दिया है और 101 सीट पर लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। ये उनका एक तरीके से कहना है। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं और जिस तरीके से समीर जी मांझी बोल रहे हैं, मांझी ने भी कहा है, मांझी तो कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला है, तो आला कमान उनकी पार्टी में तो ये मतलब आला कमान से उनका मतलब है नरेंद्र मोदी। तो ये साफ तौर पर एक तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में नए एकनाथ शिंदे तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। अब चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती है वो अलग का मसला होगा, चूंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग से जितनी ज़्यादा मदद की आवश्यकता थी उतनी मदद पूरी हो नहीं पाई है। हालांकि आरोप यह है कि 1,32,00,000 वोटों का लगभग जो था वो हेरा फेरी हुई है, तो उसमें लगभग 40-50 लाख वोटों का इंतजाम हो गया है। चूंकि वो डुप्लीकेसी जो हुई है वो सब मिलाकर इधर उधर के वोट जोड़ जाके तो 40-50 लाख वोटों का इंतजाम किया गया है। लेकिन 2 करोड़ वोट की आवश्यकता थी, वो
चुनाव आयोग नहीं कर पाया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए थे और विपक्ष जो था वो सजग था, पहले दिन से ही वो सुप्रीम कोर्ट पर जाके अड़ गया कि ये दो करोड़ वोट काटने की साजिश है। जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने कहा भी था, विपक्ष के नेताओं से मिलने गए थे कि 2 करोड़ वोट तो कटेंगे ही कटेंगे। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग से उतनी मदद नहीं हो पाएगी जितनी की आवश्यकता थी, जितनी आवश्यकता थी और जितनी की उम्मीद थी, जितना चुनाव जीतने के लिए चाहिए थी, जितना बकौल बीजेपी नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने की जरूरत थी। लेकिन यह बातें कही जा रही है कि 2 चीजें बिहार में बीजेपी ने स्पष्ट कर दी हैं कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड, पहली बात तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबरी पर आ गए हैं। अब जो जीतेगा सीटें ज्यादा वो बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि 101 और 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी 42 सीटें दी गई हैं सहयोगियों को, माना जा रहा है कि वो बीजेपी की अपनी सीटें हैं, ये मानकर लोग चल रहे हैं। ये लोग मतलब ये विपक्षी जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संदेश ये दिया गया है अमलेंदु जी की अब जिस तरीके से हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये आपका शिवसेना के साथ हुआ, बीजू जनता दल के साथ हुआ, तो वो संकेत दे दिया गया है कि इस चुनाव के बाद वही स्थिति अब जनता दल यूनाइटेड की होने वाली है। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार की सिर्फ 2 चाहत थी, एक ये कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे एनडीए अपनी तरफ से, और दूसरा ये कि चाहे एक ही सीट उनको ज्यादा मिले लेकिन उनको ज्यादा मिले, तो दोनों ही उनकी जो आकांक्षाएं थी उस पर बुरी तरीके से पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, बुरी तरीके से बीजेपी ने पानी फेर दिया। और समीर जी, कहा यह जा रहा है कि पहले कामयाब हो गए थे नीतीश कुमार, और समझौता यह हुआ था कि 101 सीट पर लड़ेंगे नीतीश कुमार, 100 पे लड़ेगी बीजेपी, और 7 पे लड़ेंगे मांझी, और 6 पे लड़ेंगे कुशवाहा। लेकिन कुशवाहा अड़ गए कि मांझी से एक भी सीट कम नहीं, तो फिर ये हुआ कि ठीक है कि मांझी की 1 सीट कम की जाती है, वो 1 सीट बीजेपी अपने खाते में ले लेगी। तो ये फिर 101 पे आ गया। तो अब नीतीश कुमार के सामने भी उस समय कोई चारा नहीं बचा। तो और इसके जरिए हो सकता है कि ये बीजेपी ने जानबूझ से खेल किया हो कि आखिरी समय पर फिर ये उपेंद्र कुशवाहा के जरिए काम कराया जाएगा और फिर 1 सीट ले ली जाएगी और उसके बाद फिर बराबर का दे दिया जाएगा। तो जो मनोज झा कह रहे हैं, इधर जो पप्पू यादव हैं पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद हैं, उनका साफ साफ कहना है समीर जी कि संजय झा जो हैं, संजय झा ने अपना काम कर दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनका मिशन आज पूरा हो गया है और नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हो गया है। ये संजय झा, जो पप्पू यादव का जो ट्वीट है कि उन्होंने लिखा है कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया, नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू 2 टीम को 12 सीटें दी गई हैं, अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। ये पप्पू यादव का ट्वीट है, पूर्णिया से सांसद है। लेकिन एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने सीटों के बंटवारे को लेकर। बड़ी इच्छा थी उनकी, उनका ट्वीट हम लोग पिछले कई दिनों से, जब से ये कवायद चल रही है कि सीट बंटवारा अब होगा तब होगा, और 1-2 दिन में कह रहे थे एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेता, तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कई ट्वीट जीतन राम मांझी के भी बड़े वायरल हुए, जिसमें एक ट्वीट ये था जो उन्होंने कहा था कि हमको 15 सीट दे दीजिए, और बड़ी भावुकता के साथ उन्होंने एक तरह से अपील की थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं। कोई बहुत आकांक्षा उनकी नहीं है कि मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, चाहे तो आप उनसे केंद्रीय मंत्रालय का भी जिम्मा ले लीजिए, लेकिन कम से कम इतने वोट उनको मिल जाए कि उनको एक राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाए। लेकिन बीजेपी ने वो संभावना, उनकी भी उस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाँ, बिल्कुल उनकी संभावना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और अब वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ये कहते हुए पाए जा रहे हैं जीतन राम मांझी। हाँ, सुन लेते हैं उनको कि वो क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं पहले जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिलने के बाद क्या कहा है उन्होंने। 15 की मांग कर रहे थे और बहुत ही कातरता के साथ 15 सीटों का उन्होंने एक सोशल मीडिया पर यानी सार्वजनिक रूप से अपनी ये मांग प्रकट कर दी थी। लेकिन मिली कितनी सीटें? 6।
पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला समझ सकते हैं। भाई हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग भी वहाँ प्रेस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। तो जीतन राम मांझी की जो निराशा है वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आला कमान का यही फैसला है। तो अमलेंदु जी, पप्पू यादव कोई गलत नहीं कह रहे कि जो 142 सीटें हैं ये बीजेपी और उनके साथियों की हैं और 101 सीट में वो जेडीयू है। जब इन पार्टियों के आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं, जेपी नड्डा ही हैं, तो फिर उसमें फर्क क्या, चाहे वो बीजेपी को मिले चाहे इनको मिले। हाँ बिल्कुल, ये एक ही बात है। और ये समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि साहब आला कमान ने तय कर दिया तो अब क्या किया जाए। तो ये आला कमान कौन है भैया? आप अलग अलग पार्टी हैं अगर, तो आपका आला कमान बीजेपी का आला कमान कैसे हो जाएगा? अपना ही बयान वो भूल गए कि हम तो औकात भी दिखा देंगे। हाँ, औकात दिखा देंगे और फिर 15 गांव दे दो, युद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, जाने क्या क्या बता रहे थे। आखिर में हो सकता है कि जो अमित शाह पहुंचे आखिर में बैठक में, तो अमित शाह के बारे में जो कहा जाता है कि वो अपने हिसाब से समझा देते हैं, तो समझा दिया होगा मांझी जी को कि एमएसएमई जो ये भी चली जाएगी और सड़क पे आ जाओगे। तो बाकी जांच एजेंसियां बाकी जांच एजेंसियां हैं, सब कुछ है, ठीक कर दिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे एक बार एनडीए छोड़े थे मंत्री पद, और उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से बिहार में सड़कों पर पिट रहे थे पुलिस से। तो उपेंद्र कुशवाहा तो जानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए मतलब ठीक तरीके से। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का ही निकल कर आ रहा है। दिल के अरमान जो आंसुओं में बह गए थे, वो आंसुओं में तो बह गए, लेकिन आंसू जो है वो कागज पे उछल कर आ रहे हैं समीर जी। और आग लगी हुई है सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा के आंसुओं की। उपेंद्र कुशवाहा का कल जब सीट बंटवारे के बाद उन्होंने जो बहुत ही भावुक अपील की अपने मतदाताओं से, उस ट्वीट को भी देख लेते हैं। और एक ट्वीट तो हमने देखा बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने अभी आज सुबह किया था, लेकिन कल वाला ट्वीट देखें, उसमें वो लिख रहे हैं कि प्रिय मित्रों, साथियों, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। और उपेंद्र कुशवाहा तो यानी हालांकि ये अपील कर रहे हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं, विवशता बता रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन आगे के रास्ते का भी अपने ये संकेत दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। आगे के रास्ते का भी संकेत दे रहे हैं। और समीर जी, इसके जो पहले पैरे में जो उनकी आखिर की लाइन है, उसको देखिए वो कितना गंभीर है। वो जानते हैं मतलब कि निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। तो जो बाहर से परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, वो अमित शाह का खौफ है। जी हाँ, ये जो बाहर से परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, ये उसको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ये समझा जा सकता है। तो अमित शाह के खौफ की वजह से ये जो विपक्ष कह रहा है, जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमित शाह के खौफ की वजह से ही ये फैसला हो पाया है। और जेडीयू को भी जो नीचे लाया गया है, वो भी अमित शाह के खौफ की वजह से ही जेडीयू जो है वो तैयार हो गई है 101 पर लड़ने के लिए। समीर जी, ये भी कहा जा रहा है चूंकि अमित शाह के ही आदमी समझे जाते हैं, संजय झा, इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और पप्पू यादव का जो कहना कि संजय झा ने अपना काम पूरा कर लिया नीतीश कुमार को सीएम मुक्त करने का, तो ये एक तरीके से पप्पू यादव गलत नहीं कह रहे हैं, ये देखा जा सकता है। और पिछले 1 साल से हमको लगता है अमलेंदु जी, इसकी पूरी पृष्ठभूमि
रणभूमि तैयार की जा रही थी। हम लोग कई बार यहाँ चर्चा भी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको लिंगर ऑन रखा, लटकाए रखा और आज उस स्थिति में ला दिया। अपने सारे काम भी करवा लिए लोकसभा में, वहां पर जो वक्फ संशोधन पर भी उनसे समर्थन ले लिया, इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दों पर समर्थन ले लिया। उनकी अपनी पार्टी भी टूटने लग गई, लेकिन नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे बीजेपी के लोग, एनडीए के मुख्यमंत्री पद का। आखिर में नहीं हुआ और वो अब बार्गेनिंग की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उनके नेता ये जरूर कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद कुछ भी फैसला कर सकते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, उनकी बातों से ऐसा लगता है समीर जी, लेकिन ये एक तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार भी अब दब गए हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी। और सुन लेते हैं एक बार मनोज झा को, क्या कह रहे हैं इस जो सीट बंटवारा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है, जहां लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ा है, जिसकी आशंकाएं जताई ही जा रही थी और नीतीश कुमार इस बात से कैसे अनभिज्ञ थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो दिखाई पड़ रहा था, जिसकी संभावना थी और जो बीजेपी का पिछले 10-11 साल का अपने सहयोगियों के साथ उसका इतिहास रहा है। सुनते हैं मनोज झा को, क्या कह रहे हैं। 101, 29, 6 और 6। ये आपके देखने का तरीका है, मैं 142 और 101 देख रहा हूं। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड क्या, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं। तो ये किस तरीके से जेडीयू को एक जो अभी तक कम से कम इतना एक बाहरी तौर पर था कि वो बिहार में अपने को बड़ी पार्टी समझ रही थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सीटें कम करवा दी और इस चुनाव में कम सीटों पर, बराबर की सीटों पर लड़ने को मजबूर कर दिया है। और स्थिति यह है कि अब नीतीश कुमार कुछ कहने के लायक भी नहीं है, इस पर कोई बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि लगातार बार्गेनिंग की कोशिशें कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुई और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर ही उन्हें सीट समझौते पर मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे ही इसको स्वीकार करना पड़ा और ये उनको भारतीय जनता पार्टी की शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और एक तरीके से देखा जाए समीर जी तो चारों को मजबूर होना पड़ा है, मतलब चिराग पासवान को भी मजबूर होना पड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी मजबूर होना पड़ा है, मांझी को भी होना पड़ा है और नीतीश कुमार को भी होना पड़ा है। चिराग पासवान जिस तरीके से 40 सीट मांग रहे थे और रूठे रूठे घूम रहे थे इधर से उधर, कभी धर्मेंद्र प्रधान से नहीं मिल रहे थे और कभी नित्यानंद राय से नहीं मिल रहे थे, लेकिन आखिर में वो भी सेंटर में आ गए अमित शाह के सामने आते ही। तो साफ समझा लेकिन फिर भी कम से कम 40-45 की मांग कर रहे थे, तो 30 पर 29 पर लाकर उनको रखा गया। लेकिन उनके आंसू थोड़े जो थे वो कम निकले, लेकिन जो आंसू सबसे ज्यादा निकल रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के निकल रहे हैं। अब जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि वो हाई कमान है, उसने ऐसा कर दिया, अब एक सीट के लिए हमारा जो ले लिया अधिकार था, और ये बता रहे हैं। और उधर जो बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा एक तरीके कहा जाए कि वो निकल रहे हैं, उनके अरमान जो है वो आंसू तो अमलेंदु जी, बीजेपी की अभी तो एक और भी रणनीति है कि क्या जितनी सीटें लोगों को दी गई हैं वो इनकी पार्टी के लोग ही उस पर चुनाव लड़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के लोग चुनाव लड़े। अब असली उस पर आप आए समीर जी कि 6 सीटें दे तो दी गई हैं, लेकिन 6 सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लोग, ताकि चुनाव के बाद इधर से उधर आप गड़बड़ ना कर सके। और ऐसा होता रहा है, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इस तरह से करती रही है। तो बहुत शिंदे के साथ किया, अजीत पवार के साथ किया, यही किया भाई। वो जो लड़ी थी शाइना एनसी, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता थी और इधर टिकट घोषित हुआ, उसके बाद वो जो थी एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुई।
तो इसीलिए विपक्ष बता रहा है कि ये 142 सीटें वो बीजेपी प्लस की है, वो बेसिकली वो मिली जरूर इन पार्टियों को हैं, लेकिन वास्तव में वो है भारतीय जनता पार्टी की ही, और नीतीश को पूरी तरह से चुनाव से पहले ही किनारे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सुनते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय कुमार तिवारी, वो क्या कह रहे हैं एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर, और उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का दावा है कि आज या कल भर में उनकी भी सीटों की जो घोषणा है सीट शेयरिंग की वो हो जाएगी। पहले सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को, आरजेडी प्रवक्ता। सीटों पे चुनाव लड़िए, चिराग पासवान को 29 सीट दी है और अन्य जो हम और आरएल वो 6-6 सीट। इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी बंटवारे से नाराज हैं। देखिए, बीजेपी ने जेडीयू को तो बराबरी पर लाया है और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी, ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। अब बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। अब स्वाभिमान से समझौता करके अगर कोई कुर्सी के लिए वहां रहते हैं तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि कुछ सम्मान ही नहीं है, और इस तरह से अपमानित किया छोटे दलों को, सहयोगी दलों को। अब वो लोग जाने, बीजेपी तो मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। अभी तो सीट दे दी है, ये हार का डर है। तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी है उससे डरकर 6 सीट दे दी, चुनाव के बाद तो वो 6 भी बीजेपी में शामिल करा के पार्टी समाप्त कर देगी। ये पार्टी इस पर कम सीटों पे चुनाव लड़ी, पिछले बार जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया, और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहां से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा, जेडीयू समाप्त है। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कोई निर्णय ले नहीं रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि वो जो 6 सीटें मिली हैं वो भी बीजेपी अपने ही लोगों को खड़े करेगी, और ये तो कह रहे हैं कि जेडीयू में भी बीजेपी के ही लोग चुनाव लड़ेंगे। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, जेडीयू के साथ ही जो है बिल्कुल ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो जेडीयू की उसमें भी जो है बीजेपी के ही लोग लगेंगे। और इसलिए ये बात सही लगती है समीर जी की, चूंकि जो बीजेपी का मतलब इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, हाँ। वो तो अमित शाह के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, बीजेपी से आए भी। हाँ, माना भी ये गया कि बीजेपी ने अच्छा नीतीश कुमार अमित शाह के कहने पे अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करते भी हैं और पद भी देते हैं कई। हाँ, बिल्कुल पद भी दे चुके हैं। प्रशांत किशोर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया था, ये उनका था अमित शाह के कहने पे। तो अमित शाह के कहने पे ही संजय झा को बनाया गया होगा। और जिस तरीके से ललन सिंह का इस्तीफा लिया गया कार्यकारी अध्यक्ष के पद से, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि अब सब कुछ चीजें जो है वो बीजेपी तय कर रही है। क्योंकि ललन सिंह के बारे में उस समय ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव से मिल गए हैं। अब मिले मिलाए नहीं थे, लेकिन एक मीडिया के एक हिस्से ने खबर चलाई, हो सकता है नीतीश कुमार के कान में ये बात लग गई हो कि ये लालू प्रसाद यादव से मिल गए हैं। तो उनको हटाकर जिस तरीके से बनाया गया संजय झा को, तो उसी समय समझ में आने लगा था। तो अब ये ठीक तरीके से समझ में आ गया है कि इसका ये हुआ। लेकिन इसका एक फायदा समीर जी, अब देखा जाए इस एनडीए में सीट बंटवारे का, इसका अब एक फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है वो कह रहे हैं कि अभी तक हम इंतजार कर रहे थे एनडीए का कि एनडीए क्या करता है, उसके बाद हम फिर अपना करेंगे। और आज शायद घोषणा हो जाएगी, दिल्ली में सब नेता पहुंच रहे हैं। और इसका एक फायदा जो होगा एनडीए को ये होगा कि अभी तक जो मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा था कि साहब वो 40 सीट मांग रहे हैं और डिप्टी सीएम का मांग रहे हैं, इस तरीके की जो बार्गेनिंग की थी, अब वो बार्गेनिंग पावर मुकेश सहनी की खत्म हो गई, चूंकि वहां सीटों का बंटवारा हो चुका। जी हाँ। अब मुकेश सहनी जो है या तो अलग होकर लड़ें या फिर इंडिया गठबंधन में बने रहें। तो अब ये दांव पेच नहीं चलेगा कि साहब हमको इतना तो बनना, हम उधर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। अब चुनाव के बाद अगर जाने की स्थिति हो तो चले जाना, और जाने की स्थिति नहीं है तो मत जाना, तो यहाँ रहो। तो अब एकदम से मतलब यहाँ जो है थोड़ा सा एकदम सब कुछ
ठीक ठाक है। हालांकि कहा यह है मुकेश सहनी ने कि गठबंधन थोड़ा बीमार हो गया था, अब हम सब दिल्ली जाने स्वस्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो आज राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की एक बैठक होने वाली है, लेकिन ये कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम कह चुके हैं कि हमने पहले ही कहा था कि एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा होने के बाद इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर देगा, जो आज संभावित है, हो सकती है। लेकिन सुन लेते हैं कि एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर और जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति हुई है बिहार में, उसको लेकर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जो पूर्णिया से सांसद हैं। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। 101 सर, 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना है, और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिए। मुकेश भाई ठीक है सब, कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। आपने हम तो जनता दल यूनाइटेड को जहां बीजेपी लाना चाहती थी वहां लाकर उसने पटक दिया है, ये एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का कहना है। लेकिन सुन लेते हैं कि अब इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन में सीटों का मसला कब हल होगा। हालांकि एनडीए की तरह वहां सीट उससे घोषणा से पहले भी इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो वजह क्या है? राजेश राम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं बिहार के, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सीटों के सीट शेयरिंग की घोषणा को लेकर। तय हो गया, आप लोग चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग, उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे। और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं सीईसी के बैठक के बाद। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है, उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं, वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज वही होगा बेहतर। देखिए, कई चैनल में कई तरह के बात है। अभी एक चैनल में यही सवाल आ रहा था कि रूठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जाना है तो वो खुद कर, आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं कि उन्होंने मान लिया, तो फिर हमसे सवाल नहीं बनता है मेरे गठबंधन के साथ। बीमार हो गई थी महागठबंधन, जो इलाज दिल्ली में होगी अब, ठीक है। यहाँ बीमार एनडीए है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो फाइनल हो गया एनडीए, आप लोग को ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आप काहे व्याकुल है, कब तक मत व्याकुल, व्याकुल आप लोग कब तक बीमारी को दूर करने कब तक देखिए सेहत सही नहीं है, के बोला तो हम उनसे पूछ लेंगे तब आपको बयान देंगे, ठीक है। आपके चैनल के अनुसार आपके जवाब से उनसे पूछ लेंगे, आश्वस्त लेंगे तब देंगे। चैनल में कई तरह की बात आती है, ठीक है, उनसे पूछ के बताइएगा। तो इंतजार कर रहे थे कि एनडीए घटक एनडीए के में सीट शेयरिंग की घोषणा हो तब करेंगे, तो अब यहाँ पर सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा नाम यहाँ पर मुकेश सहनी का ही बार बार लिया जा रहा है अमलेंदु जी। हाँ, मुकेश सहनी का ही सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है, चूंकि
खुलकर वही कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और हालांकि 40 सीट की बात नहीं कर रहे हैं वो। और दूसरा कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो 100 सीटें कि 76 सीट मांग रही है। तो कांग्रेस की तरफ से भी साफ आ चुका है कि हमने कभी नहीं कहा कि हमको कितनी सीटें चाहिए। हमारा लक्ष्य पहला जो है ये बीजेपी की सरकार जो है इसको हटाना है, उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। ये साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा चुका है। तेजस्वी यादव ने भी नहीं कहा है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितने पर नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर ये क्या मतलब मीडिया के लोगों से कहा ही जब पटना से रवाना हुए कि भाई हमको दिल्ली में अदालत ने बुलाया है तो उसके लिए हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 2 दिन के लिए खबर चला दी कि भाई नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक, और तेजस्वी और लालू और राबड़ी देवी जो हैं ये तीनों भागकर जा रहे हैं राहुल गांधी के पास, तो चलिए आप लोगों का 2 दिन काम चल गया खबरों का। तो इसलिए ये कहा उन्होंने इस तरीके से, तो इसका मतलब समझिए कि चीज़ें तय हैं। और जो राजेश राम कह रहे हैं बात वही होगी कि पहले इनका देखा जाए एनडीए का कि ये किस तरीके से अपना समझौता कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इनकी सीटों की घोषणा होती है। तो आज मुझे लगता है कि ये गठबंधन की ही घोषणा हो जाएगी, और राजेश राम यही कह रहे हैं कि हम पहले उनका देख रहे तो अब इसको कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे जो कह लीजिए कि इसका नुकसान सीधे तौर पर दिख रहा है अमलेंदु जी, वो जनता दल यूनाइटेड में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में कई नेता बगावती तेवर अपना रहे हैं, और खबरें आ रही है कि जेडीयू में वहां पर बिहार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता जय कुमार सिंह, उनको टिकट कटने की आशंका है, और अगर कटती है तो अपने पूरे इलाके के जेडीयू के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बगावत कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और निश्चित तौर पर जिनकी भी सीटें गई होंगी या जिनको इस सीट शेयरिंग से जिनको जो नाराज होंगे तो वो कोई अगला कदम उठाएंगे, और जेडीयू के भविष्य को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं तो फिर ये एक डूबती नौका जैसी स्थिति जेडीयू की अब बनने वाली है, ये साफ है। यहां तक कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही कई नेता छोड़कर चले गए। हाँ। और वो सिलसिला बना हुआ है, कई छोड़कर चले गए। और समीर जी अब ये भी हो सकता है कि ये कहा जा रहा है कि ये जय कुमार सिंह जो है राजपूत नेता हैं, और अगर इनका टिकट कटता है तो रोहतास की जेडीयू की पूरी यूनिट जो है रोहतास जिले की वो इस्तीफा दे देगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इनकी सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में चली गई है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में चली गई है तो ये हो सकता है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मृत्युंजय तिवारी भी कह रहे थे कि इनको जो है फिर उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में एडजस्ट किया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये पूरी की पूरी जेडीयू की यूनिट जो इस्तीफा दे देगी, ये उनकी तरफ से साफ तौर पे उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है। और ये कद्दावर नेता रहे हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के जो सरकार रही उसमें सहकारिता मंत्री और उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। दिनारा विधानसभा सीट है उससे विधायक रह चुके हैं, और नीतीश कुमार के बहुत खास और विश्वस्त नेताओं में इनको गिना जाता रहा है। और 2020 के चुनाव में दिनारा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के विजय मंडल से ये थोड़े से ही सीटों से हार गए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चुनौती अब जेडीयू के सामने है कि वो अपने नेताओं को कैसे बचाए पार्टी छोड़ने से, पार्टी के बिखरने से। लेकिन पूरे के पूरे एनडीए को इस समय एक और बड़ी चुनौती मिल रही है, जिसका जिक्र हम लोगों ने कल भी किया था और आज उस पार्टी के शीर्ष नेता ने कह दिया है कि हम बिहार की 153 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक भी सीट नहीं मिली है बिहार में। और वो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके नेता ओम प्रकाश राजभर। क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, और क्या उनकी अब योजना है, रणनीति है बिहार में, सुनते हैं वो। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कैबिनेट मंत्री हैं, काफी चर्चित नेता हैं। कल उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने घोषणा की थी कि हमें चाहिए और हमने अपनी मांग रखी है, लेकिन नहीं अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक और चुनौती एनडीए के सामने है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है समीर जी, चूंकि उनके बेटे जो हैं अरविंद राजभर, उनकी कल हमने बाइक सुनवाई भी थी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे वो कह रहे थे कि हमने 153 सीटें मांगी हैं, अगर एनडीए दे देगा 153 सीटें तो एनडीए के लिए ताकत लगाएंगे, वरना हम अपने लिए ताकत लगाएंगे। तो ये अब तो जाहिर सी बात है कि एक भी सीट नहीं मिली, कहाँ 153 सीट की बात थी। तो 153 सीट पे तो बीजेपी खुद नहीं लड़ पा रही, तो इनको कहाँ से 153 सीट दे देती। बीजेपी प्लस भी नहीं लड़ रहे हैं, प्लस भी नहीं लड़ रहे, तो अब ये इनको कहाँ से मिल जाती। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लेकिन रहेंगे एनडीए में, लेकिन अब ताकत अपने लिए लगाएंगे। तो सुन लेते हैं क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने सीट बंटवारे के बाद, और अब उनकी क्या रणनीति है बिहार में उसको लेकर। ये 6 सीटों पे कैसे देखते हैं सर, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई?
देखिए, हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुंचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई, सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहां के लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं, और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहां चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा मोर्चा बना रहे हैं वहां पर, वहां की एक दो और पार्टियां, और बता रहे हैं कि 52 सीटों पर हम नाम फाइनल भी कर चुके हैं जी। और कह रहे हैं कि, और मतलब जो मांझी एक समय कह रहे थे औकात समझा देंगे, वही बता रहे हैं कि इनको इनकी हैसियत समझा देंगे जी। तो ये एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, ये बता रहे हैं कि मोदी जी को और अमित शाह जी को उनकी हैसियत समझा देंगे। बीजेपी का मतलब मोदी जी और अमित शाह जी ही हैं, क्योंकि कैसे बता भी रहे कि जब जरूरत थी तो प्रदेश अध्यक्ष आके गिड़गिड़ा रहे थे, ये उनके शब्द हैं। उनके शब्द गिड़गिड़ा रहे थे। उपचुनाव में जब जरूरत थी तब आके प्रदेश अध्यक्ष गिड़गिड़ा रहे थे कि इज्जत दांव पे लगी है, हमारी मदद कीजिए। और हमने उस समय मदद की, और हमने ये बात जो थी विनोद तावड़े तक भी पहुंचा दी थी, और उन्होंने माना भी था। ये भी कह रहे हैं कि विनोद तावड़े ने माना था। यानी समीर जी, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं उसमें एक नया आरोप जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी चस्पा हो गया है। तो अब ये एनडीए जो है उसमें एक जबरदस्त टूटन ये बिहार चुनाव में देखी जा सकती है, ये साफ समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल। और सुन लेते हैं एक बार कांग्रेस नेता मनोज कुमार को भी क्या कह रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जो सीटों का समझौता हुआ है और इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो ये एनडीए के घटक दलों में जो कुछ भी चल रहा है, अब ये अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं फाइनल हुआ था। जब सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल हो गया तो फिर अब सीटों को लेकर जबरदस्त उठापटक मची है। और अभी तो जब लोगों के जिनकी उम्मीदें रही होंगी, जो तैयारी कर रहे थे, नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे थे, जब उनके टिकट कटेंगे अमलेंदु जी, तब फिर क्या हाल होगा। ये तो बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। हाँ। और उस पर ओम प्रकाश राजभर को हम लोग सुन ही रहे हैं क्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे हैं। तो और ये भी हो सकता है समीर जी, जिनके टिकट कटे हैं वो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी पहुंच जाए। हाँ जी, हाँ, यही होता भी, ये होता भी है। तो चुनाव में होता भी है कि भाई चलो ठीक है, इनकी बिरादरी का कुछ उनका मकसद होता है कि जो हमारी जगह जिसको मिला है उसको हराना है, हम जीते चाहे ना जीते। अच्छा, दूसरा समीर जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो एनडीए है, इसके सभी घटक दल एक दूसरे को हराने के लिए लड़ेंगे। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, सीने में पत्थर रख लीजिए, आगे कर लीजिए, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बाकी सब जगह बीजेपी और नीतीश कुमार की मदद करेंगे? क्या जीतन राम मांझी मदद करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये चाहेंगे कि बीजेपी और जेडीयू का नुकसान हो, उसी के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से चिराग पासवान
वो क्यों चाहेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि बीजेपी का और जेडीयू का नुकसान हो। तो अंदर अंदर ये सब भितरघात एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। बीजेपी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएगी। बीजेपी इसी कोशिश में है कि नीतीश कुमार कितनी कम सीटें पाए, कम सीटें पाए। नीतीश कुमार बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये इनका जो है वो कुनवा जो है भानुमती का, जिसको ये 5 पांडव बता रहे हैं, लेकिन ये 5 पांडवों का नहीं, ये 5 आप जो भी कह लीजिए किनका भी कुनवा हो, भानुमती का कुनवा जो है ये बिल्कुल अब एक दूसरे के अंदरूनी संघर्ष में टूटेगा। जी बिल्कुल। तो सुन लेते हैं कांग्रेस नेता मनोज कुमार को क्या कह रहे हैं। वो बाजी मार ली है। भाजपा 101, जेडीयू 101, जो बड़े भाई की बात होती थी, नीतीश जी बड़े भाई हैं, वो तो समान दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। लोजपा 29, कुशवाहा जी 6 और हम 6 सीट। इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब फाइनल तो होना ही है। आज फाइनल होगा, कल फाइनल होगा, आज ही लोग का हुआ, कल हम लोग का फाइनल होगा। चूंकि पहला चरण का जो मतदान मतलब वो नॉमिनेशन है वो 10 तारीख से शुरू है, दूसरा चरण का कल से शुरू होगा, तब तो सबका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आप बता रहे हैं, ये ऑफिशियली ट्वीट है, आप बता रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो अभी 15 दिन से क्या क्या बोल रहे थे कि हम मतलब दिखा रहे थे, चूंकि हम दलित समाज से वो भी हैं, हम भी हैं, तो आपके अनुसार जो 6 सीट मिला है, अब 6 सीट में तो पूरा समाज को दे दिए एनडीए में, यही ना वो दिखा रहे हैं। 6 सीट आदरणीय कुशवाहा जी को मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो 6 सीट में पूरा कुशवाहा समाज को दे दिए वहां एनडीए में। मतलब कुशवाहा समाज का वैल्यू केवल 6 सीट का है बिहार में ना, यही ना ये दिखाना चाह रहे हैं। और मांझी समाज का जिसका 3% लगभग वोट है, उसका 6% मतलब 6 सीट का केवल वैल्यू है एनडीए में। समाज को भी पता चल गया, सबको मालूम है, इसलिए किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए किया गया। अगर आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा तो सबको पता चल जाएगा, सबको मालूम है कि एनडीए में इन लोग को निपटाना चाह रहा था, किसी तरह 6 सीट इन लोग को दिया है। इससे नहीं होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते समय होता क्या है कि थोड़ा मोड़ा जूठा जो बट जाता है वो दे देता है, वो थोड़ा उधर उधर जानवर खा लेते हैं, वही किस्सा है लोग का भाई। लेकिन आपका मतलब आपका कहना यह है कि जो दलित समाज की पार्टी सोकोर जो दावा करते हैं मांझी जी या पिछड़े समाज की पार्टी, नहीं, सम्मानजनक की बात हो रही थी, तो अच्छा नहीं, सम्मानजनक की बात हो रही थी कि एनडीए हमको सम्मान करेगा, हम दलित समाज से हैं। आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी जी का यही कहना था कि हमें सम्मान चाहिए, तो 6 सीट में सम्मान हो गया ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 6 सीट में खुश हैं? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी सम्मान का बात कर रहे थे, 6 सीट में सम्मान मिल गया ना। चिराग पासवान, मतलब चिराग पासवान वो भी मांग रहे थे 40, आपको पता होना चाहिए, उनको भी आपके अनुसार 29 मिला है, तो उनको भी 29 में सम्मान मिल गया ना। लेकिन एनडीए तो कम से कम निपटा ली बातचीत करके, आप लोग तो अभी उलझे पड़े। आप चिंता मत करिए, मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं कि कल तक हम लोग का भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हम लोग भी कल तक, मुझे लग रहा है जहां तक कि कल तक हमारा भी इंडिया गठबंधन भी, हम तो मतलब देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, तो हो गया, तो हम लोग का भी हो जाएगा कल तक। तो यहां भी अब हो जाएगा, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से तंज कर रहे हैं जीतन राम मांझी पर भी, चिराग पासवान पर भी, उपेंद्र कुशवाहा पर भी। हालांकि ये पूछ रहे हैं सम्मान हो गया है, तो खैर वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि सम्मान नहीं हुआ, लेकिन अब करें क्या। हाँ बिल्कुल, सम्मान नहीं हुआ, करें क्या, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है, और मजबूरी भी समझी जा सकती है, जो जीतन राम मांझी तो साफ कह रहे हैं कि समझ आला कमान है, और वो बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं दिखाई नहीं पड़ती हैं, अंदर की होती हैं, तो यानी अंदर की परिस्थितियों की वजह से वो हैं। अब वो अंदर की परिस्थितियां क्या हो वो तो वही जाने को मिलाकर। इधर समीर जी, जो वोट चोरी को लेकर जो चल रहा है, उसमें एक दो बड़ी खबरें हैं वोट चोरी पर, और एक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बारे में भी एक खबर है, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी खबर ये है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और उसमें एक वकील ने दायर याचिका की, तो इसमें यह कहा गया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावों में मतदाता सूचियों में विसंगतियों, अनियमितताओं के जो आरोप लगाए थे महादेवपुरा सीट जो थी कर्नाटक की, उसको लेकर उसकी एक एसआईटी बनाकर जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में। तो उसमें जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जस्टिस जयमला बागची की खंडपीठ थी,
उसने इसको खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि आप जहां चाहें अपना उपाय अपनाएं, सिर्फ इसलिए कि कुछ अभ्यावेदन जो है, तो उस पर कहा उसने वकील ने कि चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया, यानी चुनाव आयोग से कहा गया था कि आप इसकी जांच कराएं, उसने विचार नहीं किया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कथित तौर पर जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये इसको इन्होंने कहकर खारिज कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है समीर जी, वो ये है कि जो जिसकी हमने कल भी जिक्र किया था, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में किस तरीके से बताया गया कि कितना घोटाला किया गया है। अब कांग्रेस का भी कहना है कि जो 1,32,00,000 वोटर जो हैं फर्जी पते पर जोड़े गए हैं और 14,35,00,000 फर्जी वोटर नए जोड़ दिए गए हैं इस वोटर लिस्ट में। तो ये हम देख सकते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर है और उनकी जो रिपोर्ट थी, बहुत ही गहन रिपोर्ट थी, छानबीन करती हुई कि कैसे यहां पर अपने ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जो कि पकड़ में आता, जिससे कि क्या गड़बड़ियां हुई हैं मतदाता सूची बनाने में। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि चुनाव आयोग को पता था कि अगर वो हम फिल्टर लगाएंगे तो जो हमने किया है वो चीजें पता लग जाएंगी। अब उसको लेकर ये हम लोग कल भाई बात कर रहे थे कि ये चुनाव के दौरान इस खबर का आना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही घिरे हुए हैं और उसी समय अगर ये खबर आ रही तो बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। और आज कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, लिखा है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में भयंकर वोट चोरी की है। इसी कड़ी में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बिहार में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके कारण बिहार की नई वोटर लिस्ट में करीब 14.35 लाख फर्जी वोटर जुड़ गए और 1.32 करोड़ वोटर फर्जी पतों पर जोड़े गए। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई? चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयोग साजिशन वोट चोरी को अंजाम दे रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। बिहार की जनता इस वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, कहना है, कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर है वो बहुत हैरान करने वाली है। और ये भी हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि कैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ पर चुनाव आयोग में और राज्य निर्वाचन आयोग में। बिल्कुल कोई नहीं है। और धमकी जो है एक तरीके से पत्रकारों को दे रहे हैं कि आपको खबर को मत छापिएगा, क्योंकि आचार संहिता, अब आचार संहिता का पत्रकारों से क्या मतलब है भाई? आचार संहिता लग गई है तो आप हमारी मतलब जो न्यूज बुलेटिन आता है उसको बंद कर देंगे? आप कौन होते हैं बंद करने वाले? भाई आप ठीक है, आचार संहिता राजनीतिक दलों पे, और आचार संहिता कानूनी बाध्यता नहीं है। पता नहीं किसने उनको बना दिया है मुख्य चुनाव अधिकारी। आचार संहिता जो है समीर जी, वो राजनीतिक दलों ने मिलकर तय की है और क्या, तो वो कानूनी बाध्यता नहीं है। तो कि कानूनी बाध्यता साहब आप जो है मुकदमा कायम कर देंगे और गिरफ्तारी हो जाएगी। तो पता नहीं, आप पढ़े लिखे, शायद पढ़े लिखे तो होंगे ही, चूंकि जब आईएएस हैं तो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन क्लास में आगे बैठ के नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है। या एक धमकाने का प्रयास होगा कि मीडिया को धमकाया जाए, और मीडिया को धमकाने का तो धंधा आजकल खूब चल ही रहा है समीर जी, ये साफ साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट है, लेकिन इसको लेकर अब एक पहले से ही वोट चोरी के मुद्दे पर फंसी हुई है बीजेपी और चुनाव आयोग। ये उसके लिए एक और बड़ी परेशानी का सबब है, किस तरीके से यहां पर अपने ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया है बिहार में। और इधर अब एक और खबर की, एक अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ट्वीट किया है अमलेंदु जी, और उन्होंने लिखा है कि अभी शायद थोड़ी देर पहले ही कि बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा तय, पर असली बंटवारा तो आत्मसम्मान, विचारधारा और जन विश्वास का हुआ है। 101 सीटें बीजेपी की, 101 नीतीश जी की, बाकी बचे दल सिर्फ सांत्वना पुरस्कार के हकदार। बिहार अब गठबंधन नहीं गणित से चल रहा है, जनता का समीकरण कहीं खो गया है। अब ये समीकरण कहीं खोया हो या ना खोया हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस समीकरण को बिगाड़ने के लिए
कमर कस चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर कमर कस चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हैसियत समझा दी जाएगी। हालांकि मांझी जी तो औकात नहीं बता पाए, लेकिन अब राजभर जी कह रहे हैं कि वो हैसियत समझा देंगे। तो अब देखना है कि राजभर जी हैसियत समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं और कितना आत्मसम्मान किसका बचा है। तो इसलिए जो ट्वीट है अभिषेक मनु सिंघवी का, वो साफ तौर पर समझाया जा सकता है कि वो बिल्कुल सही निशाने पर जो है वो मार कर रहा है। इधर समीर जी, बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से है और वो बड़ी खबर यही है कि जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो हैं, इनको जो IRCT का मसला था, कथित जो लैंड फॉर जॉब घोटाला है, उसमें अदालत ने ये का अलग मसला था। लैंड फॉर जॉब वाले में तो उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इसमें आरोप तय किए गए। इसमें IRCT के 2 होटल जो IRCT के थे उनको बेचने का शायद कुछ था। हाँ, तो इसमें जो है वो फ्रेम कर दिए हैं आरोप। अब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों ने कहा कि ये आरोप गलत हैं और हम इसका सामना करेंगे। तो ये एक बड़ी साजिश जो है वो चुनाव से ठीक पहले ये सामने आ रही है। मामला पुराना ही है, लेकिन इस पर ऐन चुनाव के समय जब यहाँ सीटों की शेयरिंग का मामला चल रहा हो, जब चुनाव की तैयारियां हो, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, तब जांच एजेंसियां बुला रही हैं इन नेताओं को और वहां हाजिर होने के लिए और उसमें जो आरोप है उनको फ्रेम करने के लिए। तो खैर, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, आएंगी ही। और लगातार तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बात की है और क्या कुछ कहा है उसको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये एक बार ये फिर चीजें सामने आ रही हैं जो केंद्र सरकार पर आरोप लगता है कि वो कैसे अपने विरोधियों के खिलाफ इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और टाइमिंग देखकर जांच एजेंसियां किस टाइमिंग के साथ किसी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करना है, कब उनको गिरफ्तार करना है, कब उनके खिलाफ FIR करनी है, ये सब देखकर वो करती रहती हैं। वो फिर साबित हुआ है। हाँ, ये फिर साबित हुआ है कि ये फिर जो है वो अपने हिसाब से तैयारियां करती हैं और चुनाव शुरू होते ही फिर बीजेपी तो तैयारी करती ही है। बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी जो अनुषंगिक संगठन है और जिनको मोदी जी ने कहा था कि हमारे सहयोगियों, यही कहा था ना, ये एजेंसियां जो सहयोगी साथियों कहा था। ED और CBI जैसे साथियों पर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो मोदी जी के मुंह से धोखे से सच निकल गया था। तो ये साथी जो है मोदी जी के, ये भी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इसको लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कुछ कहा है, उनको हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं इस जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों को इसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उसको लेकर? तय कर दिए गए हैं लालू जी पे भी, तेजस्वी यादव पे भी, और जो है इसमें राबड़ी देवी का भी नाम है, उन पे भी चार्ज फ्रेम कर दिए गए। कोई चुनाव पे असर पड़ता है? देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ED हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। सर, एक बड़ी बात यह है, NDA ने कल अपने नंबर तय कर दिए। आप लोगों के नंबर कब तय होंगे? बहुत लोग तो अलग अलग बात कर रहे हैं। सानी साहब जो है वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में इलाज होता है, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं बड़े बड़े, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं। तो आज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इधर से भी तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है NDA की सीटों को देख के, क्या NDA की सीट बंटवारे को 101 पे भाजपा, 101 पे जदयू और चिराग पासवान 29 सीट, 6 और 6 पे मांझी साहब और कुशवाहा जी रहेगा? मांझी जी की 6 सीट। जब उन पे हम क्यों प्रतिक्रिया दें, वो लोग जाने, उनके घर का मामला है। वो लोग जब संतुष्ट हैं तो हम कहां से उसमें दिया बत्ती लेके आग जलाने जाएं। कांग्रेस के
तो इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। अब ये मामला चलेगा अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, और ये ऐन जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है उससे ठीक पहले ये किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले के बाद, आरोप फ्रेम होने के बाद कुछ बात की है मीडिया से। क्या कुछ कहा है उसको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं वो अब एक बार फिर उन आरोपों की पुष्टि हो रही है कि बीजेपी कैसे इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हाँ बिल्कुल, कैसे इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है ये साफ तौर पर सामने आ रहा है। और हर चुनाव से पहले, किसी भी राज्य का चुनाव हो, ये एजेंसियां इसी तरीके से सक्रिय हो जाती हैं। कैसे झारखंड में हुई थी, कैसे दिल्ली में हुई थी, और कैसे जो अब यहाँ शुरू हो गई है, फिर बंगाल में शुरू हो जाएंगी। तो ये सब देखने में आ रहा है। मनोज कुमार झा जो जनता इसके आरजेडी की जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया। समीर, उसका हिंदी आप बता सकते हैं कि वो क्या लिखा है? बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित न्याय की विफलता कानून के शासन को कमजोर करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करती है। ये तो बार बार ये बात होती ही है कि अगर आप, और इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अमलेंदु जी देखिए, ईडी और सीबीआई को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बार बार हर मामले में फटकार मिली। हाँ बिल्कुल, हर मामले में फटकार मिली है ईडी सीबीआई को, और ईडी के तो तमाम फैसले आ चुके हैं ईडी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके। तो अब ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने जो अपनी बात रखी है उसको भी हम लोग तो सुनते हैं क्या कहा है तेजस्वी यादव ने चार्ज फ्रेम होने के बाद। आपके ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि भाई, हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक लाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ते रहेंगे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो दिखाई भी पड़ता रहता है। अब खैर देखते हैं इस मामले में सजा दिला पाती है जांच एजेंसियां, नहीं दिला पाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामले लंबे समय तक खिंचते रहते हैं और बाद में फिर उस पर केस वापस ले लेती हैं जांच एजेंसियां। इसमें क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है, कई कुछ साल पहले एक चर्चित आईएएस अधिकारी थे कन्नन गोपीनाथ, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हाँ समझिए, कन्नन गोपीनाथ जो है उन्होंने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दिया था और कश्मीर के मुद्दे पे किस तरीके से आवाज़ें दबाई जा रही हैं उसको लेकर, और इनका ईवीएम के मसले पर भी काफ़ी काम है कि ईवीएम से किस तरीके से छेड़छाड़ की जाती है। वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल होते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में जब नौकरी से इस्तीफा दिया तब ये पता था कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जा रही है वह रास्ता गलत है, और यह मुझे भी पता था कि इस गलत के खिलाफ लड़ना है। इस फैसले के बाद देश में मैं
80-90 जिलों में गया, लोगों से बातचीत की, तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुझे समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी इस देश को सही दिशा में ले आ सकती है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गोपीनाथ, तो इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक, जिसमें ये शामिल हुए और क्या कुछ कहा कन्नन गोपीनाथ ने, सुन लेते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है, वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की जरूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले, तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है, जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है, अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे, प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे, सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे, जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे, और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं, तो ये कन्नन गोपीनाथ हैं। 2019 में इन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उधर बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद घमासान मचा हुआ है। आज इंडिया गठबंधन भी अपने दलों के बीच बिहार में सीट बंटवारे की घोषणा कर सकता है। कई सारी बैठकें प्रस्तावित हैं, हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो कुछ इस समय चल रहा है वो देखने लायक है, और उसके नतीजे क्या होंगे वो बड़े दिलचस्प होंगे। तो इन सब पर रहेंगी हमारी निगाहें। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।